Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन के LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियो असबाक में आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। अजीज तलबा, आज हम जिस सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं उस सबक का उन्वान है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सबक के अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं। इस सबक के ज़रिए हम उर्दू ज़बान के आगाज़ के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनके ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। इब्तिदा से अब तक के जो नज़रियात हैं उर्दू ज़बान के आगाज़ के ताल्लुक से उनके ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। उर्दू ज़बान की लिसानी तारीख़ के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के ताल्लुक जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू ज़बान के आगाज़ के ताल्लुक से मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। अजीज़ तलबा, आपको मालूम होना चाहिए एक उर्दू के तालिब इल्म की हैसियत से उर्दू ज़बान का आगाज़ कब हुआ, कहाँ हुआ, उर्दू ज़बान कैसे तरक्की करी, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आपको जानना ज़रूरी है। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ज़बानों का जो इल्म होता है, ज़बान के ताल्लुक से जो इल्म बहस करता है उसको हम लिसानियात कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। लिसान अरबी लफ्ज़ है। लिसान के माने अरबी, अरबी में जो है लिसान कहते हैं ज़ुबान को। लिसानियात स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ज़बानों का मुताला करने को हम लिसानियात कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे उर्दू के आगाज़ के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, किसी ने उर्दू के आगाज़ के ताल्लुक से कहा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली, कोई सिंध को कहता है, कोई पंजाबी, उर्दू ज़बान जो है पंजाबी से निकली, कोई कहते हैं कि उर्दू हरियाणवी से माखूज़ है, कोई कहते हैं कि उर्दू खड़ी बोली से निकली, और कोई कहते हैं कि नवाहे दहली से। इन तमाम जो नज़रियात सामने आए हैं उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के ताल्लुक से, उर्दू ज़बान की इब्तिदा के ताल्लुक से, इसमें दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो उर्दू के अदीब व शायर हैं, यानी उर्दू के जो अदीब हैं, जो शुअरा हैं, उन्होंने तारीख़ी एतबार से या अपनी मालूमात के एतबार से कोई ना कोई एक नज़रिया पेश कर दिया। मिसाल के तौर पे उर्दू सिंध से निकली, ये एक अदीब का, उर्दू के जो अदीब हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनका एक नज़रिया है। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने ख्यालात के एतबार से नज़रियात पेश किए हैं। एक तबका है। दूसरा तबका है लिसानियात दानों का, यानी जो ज़बानों के इल्म से वाकिफ थे, जिन्होंने ज़बानों के इल्म के ताल्लुक से आला तालीम हासिल की, उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से एक लिसानियात का मुताला करते हुए, ज़बानों का साइंसी मुताला करते हुए अपने अपने नज़रियात पेश किए। उनके नज़रियात में जो है एक मुस्तरद बातें हुआ करती थी, यानी दलील के साथ उन्होंने कहा कि हमने ये नज़रिया पेश किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है दो किस्म के लोग पाए जाते हैं आमतौर पर। हाँ, गैर लिसानियात दान का ख्याल है कि उर्दू मुसलमानों की आमद की बात पैदा हुई, उर्दू की तरक्की मुसलमानों की आमद से शुरू हुई। ये गैर लिसानियात दानों का नजरिया है। हम एक के बाद नजरियात देखते जाएंगे, आखिर में निचोड़ भी पेश करेंगे, उस वक्त और तफसील से कहेंगे कि ये नजरियात की वजूहात क्या थी। आइए सबसे पहले चलते हैं कि उर्दू के आगाज़ के ताल्लुक से, उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं, एक एक का हम मुताला करते चले। सबसे पहले देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नजरिया है। आज़ाद का नजरिया क्या था? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली। आब हयात जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब है, उसके शुरू में वो लिखते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली। एक इसका नजरिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नजरिया है कि उर्दू ज़बान जो है ब्रिज भाषा से निकली। इसके पीछे कुछ तारीखी वजूहात थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नजरिया पेश किया उसके पीछे कुछ तारीखी वजूहात थे। वो तारीखी वजूहात ये थे कि हिंदुस्तान के जो बादशाह गुजरे हैं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने जिस इलाके में हुकूमत की वो इलाका जो है ब्रिज का था। तो उनका ख्याल था कि उसी इलाके से जो है उर्दू ज़बान परवान चढ़ी, उर्दू ज़बान का आगाज हुआ। चुनांचे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने नजरिया पेश किया कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली, ये इलाके ब्रिज का था और उर्दू वहां से निकली, इनका नजरिया था। लेकिन आगे चलकर लिसानियात दां, माहिर लिसानियात दां, खासकर मसूद हुसैन खान ने
मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू में और शौकत सब्ज़वारी ने अपनी किताबों में इस नजरिए की मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, तरदीद की उन्होंने। मसूद हुसैन खां और शौकत सब्ज़वारी ने दलीलों के साथ बताया कि उर्दू ब्रिज भाषा से नहीं निकली है। जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू और ब्रिज भाषा में जो ताल्लुकात हैं लिसानी एतबार से, यहाँ पे मुज़क्कर वहाँ पे मुअन्नस, जो भी ग्रामेटिकली ताल्लुकात हैं, उन तमाम चीज़ों के को पेश नजर रखते हुए ब्रिज भाषा का नजरिया पेश किया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। वही ब्रिज भाषा के ताल्लुक से इन दोनों माहिरीन लिसानियात ने, मसूद हुसैन खां और शौकत सब्ज़वारी ने, बताते अपने दलाइल के साथ बताया कि ब्रिज भाषा और उर्दू में जो है माँ बेटी का ताल्लुक नहीं है, यानी ब्रिज माँ उर्दू बेटी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो बहनों का रिश्ता है। यानी ब्रिज से उर्दू नहीं निकली, बल्कि उर्दू और ब्रिज भाषा एक ही जबान से निकले हैं, दोनों बहनें हैं, माँ बेटी का रिश्ता नहीं है। तो इस तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो ब्रिज भाषा का नजरिया पेश किया था उसकी रद्द करते हैं माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खां और शौकत सब्ज़वारी। चलिए देखते हैं एक और नजरिया उर्दू के आगाज के ताल्लुक से। सैयद सुलेमान नदवी साहब का ख्याल है, उनका नजरिया है कि उर्दू जबान जो है सिंध से निकली। उनका ख्याल था कि मुसलमान पहले कसीर तादाद में सिंध में आकर आबाद हुए, यहाँ फारसी और सिंधी से मिलकर उर्दू वजूद में आई। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीन क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हवाला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये नजरिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है कि उर्दू सिंध से निकली, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, सिंध में आने के बाद से जो है उर्दू का आगाज हुआ, इसलिए सिंध से उर्दू जबान निकली। लेकिन माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खान ने इसकी मुकम्मल रद्द करते हैं और कहते हैं कि खदीम सिंधी में अरबी अल्फाज के दाखिले से उर्दू नहीं, खदीम सिंधी जो जुबान है उसमें अरबी अल्फाज के दाखिले से उर्दू नहीं बल्कि जदीद सिंधी वजूद में आई। मसूद हुसैन खान और मिर्जा खलील अहमद बेग ने कई चीजें बताई हैं कि सिंध जबान में अरब के इतने असरात थे, सिंध की मकामी जबान है सिंध, उस जबान पर अरबों के इतने असरात थे कि अरबी के कई अल्फाज जो है सिंध में मिल गए, और आज भी जो है जदीद सिंधी अरबी अल्फाज के साथ है, यहाँ तक कि रस्मुल खत भी जो है सिंधी का अरबी ही है। तो उर्दू जो है सिंध से नहीं निकली, उर्दू जो है सिंध से नहीं निकली बल्कि जदीद सिंधी वजूद में आई, अरबी अल्फाज मिलने के बाद जदीद सिंधी वजूद में आई। ये मसूद हुसैन खान इस नजरिए का रद्द करते हैं, जो नजरिया है कि उर्दू सिंध से निकली, जो सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया था। मसूद हुसैन खान इसका रद्द करते हैं। चलिए देखते हैं एक और नजरिया जो मशहूर है, काफी उर्दू अदब में लिसानियात के माहिरीन में खासकर बहुत बड़ा मुकाम है, महमूद खां शिरानी। ये जो है पहले माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने जबान से बहस करते हुए जबानों पर उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू का मंबा, उर्दू के आगाज के ताल्लुक से अपना एक नजरिया पेश किया। उनका नजरिया क्या था? उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? पंजाब में पैदा हुई। उनकी एक मुस्तनद किताब है पंजाब में उर्दू, काफी ज़ख़ीम किताब है, बहुत सारे दलाइल के साथ उन्होंने अपने नजरिए की वजाहत की है। उनके ख्याल था कि मुसलमान पहले सिंध में हुकूमत कायम की मगर कोई हिंदुस्तानी जबान इख्तियार नहीं की। मुसलमानों ने पंजाब में 150 साल हुकूमत की, वहां कोई ना कोई हिंदुस्तानी जबान इख्तियार की होगी, उस जबान को दिल्ली ले आए। उस वक्त दिल्ली में कौन सी जबानें थी रिकॉर्ड नहीं है, मुमकिन हो राजस्थानी हो या ब्रिज भाषा हो। मतलब अपने ख्याल से कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान आने के बाद एक जबान वजूद में आई। मिसाल के तौर पर सिंध, आज का जो लाहौर है पाकिस्तान में, उस जमाने में जो है ये पाकिस्तान में नहीं था बल्कि बर्रे आजम, बर्रे सगीर जो था हमारे पास, पाकिस्तान हिंदुस्तान मिलकर था। तो कहते हैं कि लाहौर से जो जबान आई वो पंजाबी नुमा उर्दू हो या पंजाबी रही होगी। दिल्ली में आने के बाद, पंजाब से दिल्ली में आने के बाद ये जबान दूसरी जबानों से तरमीम कबूल करती हुई उर्दू की शक्ल इख्तियार की। इस तरह महमूद खां शिरानी ने पंजाबी और उर्दू में मुश्तरका खुसूसियात की निशानदही करते हुए कहते हैं कि उर्दू पंजाबी जबान से निकली है। मसूद हुसैन खान का नजरिया क्या था? हिंदुस्तान सबसे पहले सिंध में आए, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई उनकी जबान में, लेकिन जिस वक्त 150 साल तक वो जो है पंजाब में रहे, हो सकता है वहां से लेकर एक जबान आई
कहां से? पंजाब से। दोबारा मुसलमान कहां आए? दिल्ली आए। तो पंजाब से आते हुए जबान लेकर आए, यहीं पर दूसरे जबानों से मिलकर दूसरे जबानों के असरात कबूल करते हुए एक नई जबान निकली जो उर्दू कहलाई, जो कहां से निकलती है? पंजाब से निकलती है। ये किसका नजरिया है? महमूद खान शिरानी का नजरिया है, पंजाब से निकली है। लेकिन दूसरे माहिर लिसानियत मसूद हुसैन खान जो है इस नजरिए का भी रद्द करते हैं, इस नजरिए की भी रिजेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से महमूद खान शिरानी ने उर्दू में और पंजाबी में जो लिसानी खुसूसियात हैं, जबान के ग्रामटिकली हो, ग्रामर के एतबार से हो, इस्तेमाल करने के एतबार से हो, मुज़क्कर मुअन्नस हो, जो भी खुसूसियात महमूद खान शिरानी बताए हैं कि ये खुसूसियात पंजाबी में हैं, यही खुसूसियात उर्दू में हैं। चुनाचे उर्दू में ये खुसूसियत आने की वजह उर्दू पंजाब से निकली। इस तरीके से जो नजरिया पेश किए थे महमूद खान शिरानी, उसका रद्द करते हुए मसूद हुसैन खान कहते हैं कि जो खुसूसियात उर्दू में और पंजाबी में हैं, वही खुसूसियात दिल्ली की दूसरी जबानों में भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे हरियाणवी है, खड़ी बोली है, मेवाती है। इन तमाम में भी उर्दू में जो लिसानिया खुसूसियात पाई जाती हैं, पंजाबी में जो लिसानी खुसूसियात पाए जाते हैं, इन दोनों में ही नहीं बल्कि पंजाबी, उर्दू, खड़ी बोली, मेवाती, इन तमाम में भी लिसानी खुसूसियात पाए जाते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि उर्दू जबान जो है पंजाबी से निकली। इस तरीके से वो इस पंजाबी के जो नजरिया है उसका मसूद हुसैन खान मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। लेकिन उसके बावजूद महमूद खान शिरानी ने एक लिसानी नुक्ते नजर से, साइंटिफिक एतबार से अपना नजरिया पेश किया था, जिसका उर्दू में बहुत बड़ी अहमियत है। एक और डॉक्टर जोर है हमारे पास, जिनका नजरिया है कि उर्दू हरियाणी से पैदा हुई। डॉक्टर जोर भी जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं, माहिर लिसानियात हैं, फॉरेन में जाकर लिसानियात की तालीम हासिल की। उन्होंने भी अपना नजरिया पेश किया। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर का नजरिया है कि उर्दू ना तो पंजाबी से मुश्तक है और ना खड़ी बोली से, बल्कि उस जबान से जो इन दोनों का मुश्तरका सरचश्मा थी। और यही वजह है कि वो बाज बातों में पंजाबी से भी मुश्तबा है और बाद में खड़ी से। लेकिन मुसलमानों का सदर मुकाम सदियों तक दिल्ली और आगरा रहा, इसलिए उर्दू ज्यादातर खड़ी बोली ही से मुतासिर होती गई। दरअसल डॉक्टर जोर का नजरिया कभी हरियाणवी की तरफ था, कभी खड़ी बोली की तरफ था, तो मुतजाद नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन वो खड़ी बोली के असर पर ज्यादा जोर देते हैं और हरियाणवी पर भी ज्यादा जोर देते हैं। डॉक्टर जोर का यह नजरिया है। आगे चलकर जो है मसूद हुसैन खान ने भी जो बात बताई, जो अपनी मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू है उसमें जो बातें बताई हैं, उसमें हरियाणवी का जिक्र भी खासकर बहुत अहमियत के काबिल है। तो डॉक्टर जोर का नजरिया है उर्दू हरियाणवी से पैदा हुई। चलिए देखते हैं शौकत सब्जवारी, ये भी माहिर लिसानियात हैं, लेकिन इनका एक नजरिया नहीं है। शुरू में उन्होंने एक नजरिया पेश किया, बाद में रद्द किया, फिर बाद में तब्दील किया। लेकिन उनका जो नजरिया है, उनका जो ख्याल है, उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है। शौकत सब्जवारी का ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल है। चुनांचे वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नई तहकीकात के मुताबिक संस्कृत, अजीज तलबा गौर से देखिए, गौर से सुनिए कि क्योंकि जबानों के इल्म में, लिसानियात में अब जो अल्फाज आने वाले हैं, जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है, जो नए नए अल्फाज हैं, वो काफी अहमियत के काबिल हैं। खासकर शौकत सब्जवारी के नजरिए के ताल्लुक से वो लिखते हैं कि नई तहकीकात के मुताबिक संस्कृत, पाली, शोरसेनी, महाराष्ट्री, मगरिबी अपभ्रंश एक जबान के मुतअद्दिद अदबी रूप हैं। ये मध्य देश के वस्त मुल्क बालाई दो आबे में बोली जाती थी, जिससे निखर कर ये जबानें बनी। उर्दू या हिंदुस्तानी अपभ्रंश के उस रूप से माखूज है जो 11वीं सदी के आगाज में राइज थी। इस तरह शौकत सब्जवारी उर्दू को खड़ी बोली की तरक्की याफ्ता शक्ल करार देते हैं। अजीज तलबा, के पाली, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, प्राकृत, आइंदा चलकर हम जो है इन तमाम चीजों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन शौकत सब्जवारी नजरिया ख्याल था कि संस्कृत के बाद संस्कृत के असर से जो पाली जबान, शोरसेनी, महाराष्ट्री, मगरबी वंशज एक के बाद एक जबानें वजूद में आई, उन्हीं की तरक्की याफ्ता शक्ल जो है खड़ी बोली है, और खड़ी बोली से जो है उर्दू निकली है। तो यह नजरिया रहा हमारे शौकत सब्जवारी का। चलिए अब आखिर में एक अहम नजरिया देखते हैं कि
उर्दू, ये नजरिया है माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खान का, और आज तक की तहकीक का, इब्तिदा से लेकर आज तक की तहकीक का यही नजरिया मुस्तनद है और यही नजरिया काबिल कबूल है, और आज यही नजरिया जो है तमाम उर्दू दां में मकबूल और आम है। वो नजरिया है उर्दू नवाह दहली की बोलियों से निकली। उर्दू का माखज़ व मंबा क्या है? उर्दू कहां से निकली? नवाह, अतराफ कहते हैं। नवाह के माने अतराफ, दिल्ली के अतराफ की बोलियों से निकलने वाली जबान है उर्दू। अब तक की तहकीक का यह मुस्तरद नजरिया है। मसूद हुसैन खान माहिर लिसानियात दां, उन्होंने उर्दू जबान के आगाज पर एक साइंटिफिक मुताला किया और अपना पीएचडी का मकाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पेश किया, जिसका नाम मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू था। उसी नाम से अब तक जो है उनकी किताब शाये होती रही है। इस किताब की मकबूलियत का ये असर है कि अब तक उसके 8 एडिशन शाये हुए हैं। कितने एडिशन? 8 एडिशन जो है अब तक शाये होकर मंजर आम पर आ ही रहे हैं, और रद्द बदल के साथ, थोड़ा बहुत इजाफे के साथ जो है मसूद हुसैन खान ने अपनी किताब को हाल ही में भी शाये किया है। चलिए देखते हैं कि मसूद हुसैन खान का नजरिया क्या है। मसूद हुसैन खान का नजरिया यह है कि जबान दहली व पीरामुंश उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा है, और हजरत दहली उसका हकीकी मौलूद व मंशा है। मंबा कहते हैं निकलने की जगह, मंबा कहते हैं निकलने की जगह। तो मसूद हुसैन खान का ख्याल है कि उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा क्या है? जबान दहली, और हजरत दहली उसका हकीकी मौलूद व मंशा है। इस तरह उनका ख्याल है कि उर्दू का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो खड़ी बोली पर तैयार हुआ, और नवाह दहली उर्दू का मौलूद है, जहां पर खड़ी बोली और हरवियानवी मुस्तमिल थे और बुर्ज भाषा भी असरअंदाज थी। दरअसल मसूद हुसैन खान ने अपनी जो किताब है मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, उसमें तफसील से बात करते हुए उन्होंने नवाह दहली के जो 4 बोलियां हैं, जो 4 जबानें हैं, इन पर जो है अपने नजरिए को पेश किया। दिल्ली के नवाह में जो बोलियां बोली जाती थी, वो बोलियां कौन सी थी? एक थी खड़ी बोली, एक थी हरियाणवी, एक थी ब्रिज भाषा, एक थी मेवाती। मसूद हुसैन खान का ख्याल है कि उर्दू की तरक्की में एक एक जबान ने एक एक अहद में साथ दिया। उर्दू का जो स्ट्रक्चर है, कभी जो है उर्दू पर खड़ी बोली का असर ज्यादा रहा, उसके बाद हरियाणवी का असर रहा, उसके बाद ब्रिज का असर रहा। चुनाचे उर्दू जबान अपनी जगह एक जबान थी, उस पर इन चारों बोलियों का, इस पर इन चारों जबानों का असर होने की वजह से इन तमाम के असरात जो है इसमें नजर आते हैं। चुनाचे उर्दू जबान कहां से निकली? नवाह दहली, दहली के जो बोलियां है वहां से जो है उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका होता है। यह रहा मसूद हुसैन खान का नजरिया। आखिर में हम देखते हैं कि इसमें शक नहीं कि उर्दू की असल सूरत उस वक्त निखरनी शुरू हुई जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कदम रखा और यहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाया। मुसलमान जो है पहले केरला में आए, मगर ये अरब ताजिर थे, जबान पर असरअंदाज ना हुए। केरला में आए मुसलमान, बिजनेस किए, वहां से रवाना हो गए, उनकी जबान अरब थी, वहां की जबान मुकामी जबान थी। दूसरी बार सिंध में 8वीं सदी में आए, मगर असरअंदाज ना रहे, उस वक्त भी उनकी जबान अरबी थी सिंध में आने वाले लोगों की। तीसरी बार सिंध में 10वीं सदी में बड़ी तादाद में आए, मतलब तीसरी बार जो मुसलमान आए थे उनकी जबान अरबी नहीं थी बल्कि फारसी थी, फारसी जबान लेकर आए थे। और ये लोग कितने साल क़याम किए वहां पे? बड़ी तादाद में आए, और 10वीं सदी में आकर बड़ी तादाद में यहाँ दिल्ली और दक्कन में फैल गए लोग। पहले तो पंजाब में रहे, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद दक्कन में फैल गए। तब से ये लिसानी असरात मुरत्तिब होते रहे। अगर आप उर्दू जबान के नजरियात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मजीद उर्दू की लिसानी तश्कील किताब है मिर्जा खलील अहमद बेग की, तकरीबन 40 सफ़हात 30 सफ़हात पर उन्हें बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। और जो आम तौर पर जो 2 नजरियात पाए जाते हैं कि उर्दू जो है मुसलमानों के आने के बाद से वजूद में आई, एक नजरिया, उर्दू जो है कई जबानों का मजमुआ है, खिचड़ी है, ये 2 नजरिए। ये 2 नजरियों को मुकम्मल तौर पे मिर्जा खलील अहमद बेग ने रद्द किया है, और उसका तफसीली तारीखी एतबार से बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि कोई भी जबान ऐसे ही वजूद में नहीं आती। 2 जबानें मिलने के बाद तीसरी जबान हरगिज वजूद में नहीं आती, बल्कि हर जबान के कुछ लिसानी स्ट्रक्चर होता है, उसकी असास होती है, उसकी बुनियाद, जबान की बुनियाद होती है, जिसके ऊपर दूसरी जबानों का असर हो सकता है।
दो जबानें मिलकर, तीन जबानें मिलकर तीसरी जबान वजूद में नहीं आ सकती। ये किसका कहना है? माहिर लिसानियत मिर्जा खलील अहमद बेग का कहना है। ये बात ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि बहुत सारे माहिरीन लिसानियत हैं जो मगरिब के हैं, अंग्रेज हैं, उन तमाम की बातों को पेश करते हुए मिर्जा खलील अहमद बेग कहते हैं कि कोई जबान दो जबान के टकराने से वजूद में नहीं आती, बल्कि हर जबान का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी बुनियाद होती है, अपना असास होता है, जिस पर जो है उसकी इमारत तामीर होती है। उस इमारत की तामीर में दूसरी कई बोलियां, दूसरी कई चीजें उस पर असरअंदाज हो सकती हैं, ये अलग चीज है। और एक आम तौर पर मुसलमानों में, खासकर हिंदुस्तानों में एक नजरिया है कि मुसलमानों के साथ जो है उर्दू जबान का आगाज हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मिर्जा खलील अहमद बेग ने बेहतरीन तौर पर कहा है कि यही नहीं बल्कि सनती कुमार चटर्जी जो माहिर लिसानियात हैं, उनका कौल कोट करते हुए भी कहते हैं कि अगर मुसलमान नहीं भी आते तो हिंदुस्तान में उर्दू जबान का आगाज हो जाता, लेकिन उसमें ताखिर हो सकती थी, थोड़ी लेट हो सकता था, थोड़ा टाइम लग सकता था। मुसलमान हिंदुस्तान में आने के बाद न सिर्फ उर्दू बल्कि कई दूसरी जबानियां जो है आहिस्ता से फास्ट जल्द अज जल्द परवान चढ़ी। मतलब मुसलमान हिंदुस्तान ना भी आते तब भी ये जबान जो है यहां पर वजूद में आती, यहां पर परवान चढ़ती, उर्दू जबान तरक्की करती। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों के असरात, एक अंग्रेज की किताब है, उसमें उसने खास तौर पर लिखा है कि मुसलमान आए बाहर से, अपना तहजीब कल्चर रखे, लेकिन अपनी जबान बाकी ना रह सके, बल्कि उन्होंने हिंदुओं की जबान उर्दू सीख ली। ये नजरिया असल है। अगर मुसलमान ना भी आते तो उर्दू जबान हिंदुस्तान की पैदावार है। उर्दू जबान बाहर की फारसी से, अरबी से माखूज नहीं है, बल्कि संस्कृत से जो तब्दीली आती हुई तरक्की याफ्ता शक्ल जो है उर्दू है। हमारी जबान संस्कृत यहाँ की जबान है, आर्याओं की जबान है, उससे कई जबानें आई। तो हम जो है अब तक सिर्फ क्या करें इस सबक में, हम नजरियात पर बहस करें। आप देखें तलबा, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो नजरियात पेश किए हैं, अब तक हमने सिर्फ नजरियात की हद तक ही बहस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की जो तारीख है, हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, उसमें लिसानी एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से, जबान के एतबार से हिंदुस्तानी तारीख का मुख्तसर तौर पर हम देखेंगे कि उर्दू हिंदुस्तान में कौन सी जबान से तब्दील कैसे होती रही, शुरू में जो संस्कृत थी वो कितनी जबानों में तब्दील होते होते उर्दू तरक्की करी, इस ताल्लुक से हम जो है यहाँ पर मुताला करेंगे। अब तक हमने सिर्फ नजरियात देखे हैं, अब हिंदुस्तानी तारीख का लिसानियाती नुक्ते नजर से मुताला करने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, लिसानी एतबार से हिंदुस्तानी तारीख का मुताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले, 150 ईयर्स बिफोर, साल पहले हिंदुस्तान को कौन आए? आर्य आए। हिंदुस्तान में सबसे पहले यहाँ पे कौन रहते थे? द्रविडियंस रहते थे। अगर आप नक्शा देखेंगे, यहाँ इंडिया का मैप देखिए, उसमें बाजू में जो है पाकिस्तान भी मिला ले सकते हैं आप। मरकज में, सेंटर में सबसे पहले कौन रहते थे? द्रविडियंस रहते थे, आर्यंस नहीं। आर्यंस बाहर से आए, मुसलमान बाहर से आए। असल जो मुकामी हैं, यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, वो द्रविडियंस है। जैसे ही आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए, यहाँ द्रविडियन थे। दोनों के दरमियान जो है मुकाबला हुआ, दोनों के दरमियान जंग हुई। इसके साथ ही क्या हुआ, आर्य जो है द्रविडियंस को शिकस्त देकर उनको नीचे जुनूब की जानिब ढकेल दिए। आप जुनूब का बेल्ट देखेंगे, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के थोड़े इलाके जुनूब में। आप जहन में जो है इंडिया का जो नक्शा है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं नक्शा, मरकज सेंटर पॉइंट में जो है शुरू में द्रविडियंस थे। आर्याओं ने हमला किया तो द्रविडियंस क्या करे, नीचे चले गए, जुनूब की जानिब चले गए। और बहुत सारे बाकी भी रहे इन लोगों के साथ, लेकिन अक्सरियत आज भी आप देखेंगे तो द्रविडियंस की कौम जो है जुनूब में ही है, शुमाल में नहीं है। शुमाल में सब कौन रहते हैं? आर्यंस रहते हैं, राइट। जब दो कौमें आपस में मिलती हैं तो जबानों पर असरअंदाज होती हैं। जबान नहीं पैदा होती बल्कि जबानों पर असरअंदाज होती हैं। आपस में जो दो कौमें मिलकर रहते हैं तो इस जबान के असरात उस जबान पर, उस जबान के असरात इस जबान पर ऑटोमेटिक असरअंदाज होते हैं, चलते रहते हैं। आर्याओं की जबान महदूद होकर टक्साली जबान रह गई। आर्या जो अपने साथ लेकर आए थे वो जबान जो है प्योर थी, वो अपनी जबान को बहुत प्योर कहते थे, शुष्ता जबान कहते थे।
संस्कृत मतलब प्योर, मतलब वो जब उन्होंने आर्यों ने देखा कि उनकी जबान में यहाँ के जो मुकामी बोलियां हैं, मुकामी जबान है, द्रविडियन की जबान है, वो अल्फाज भी मिल रहे हैं संस्कृत में, तो उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाते हुए सिर्फ अपने टेक्साली जबान, अपनी टेक्साली जबान को महदूद करते हुए उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि संस्कृत जो है सिर्फ आर्या ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरे हिंदुस्तानी इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ सकड़ कर महदूद होकर संस्कृत क्या हो गई, महदूद आर्याओं की तब से तक रही। उस वक्त अवाम जब किसी चीज पर पाबंदी लगती है तो मिसाल के तौर पर जब पानी बहता है, आप रोक देंगे तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा, दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। जबान भी इसी तरीके से, जब भी आप जबान पर पाबंदी लगाएंगे ऑटोमेटिक दूसरी जबान परवान चढ़ेगी, ऑटोमेटिक जो है दूसरी जबान तरक्की करेगी। संस्कृत पर पाबंदी लगाने के साथ ही अवामी जबान, अवामी जो बोली थी पाली कहलाती थी। क्या जबान, पाली, पाली वजूद में आई। गौतम बुद्ध, महावीर ने मजहब की इशाअत के लिए पाली का सहारा लिया, पाली में जो है तबलीग करते रहे। जब पाली अदबी जबान मर गई तो फिर तो है पाली से अवाम का रिश्ता टूट गया, प्राकृत वजूद में आई जबान। खासकर अजीज तलबा, आप याद रखने की चीज है कि ज़माने कदीम के हम तारीख का मुताला करेंगे लिसानी एतबार से, तो जब कभी किसी जबान पर पाबंदी लगाएंगे दूसरी जबान वजूद में आएगी। कोई जबान अदबी बन गई, शुस्ता बन गई, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आला खानदान वाले तालीम याफ्ता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाबंदी लग गई, अवाम जो है कोई दूसरी जबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से संस्कृत पर पाबंदी लग गई, पाली जबान वजूद में आई। जब पाली तरक्की कर कर अदबी जबान बन गई तो फिर क्या हुआ, प्राकृत वजूद में आई। प्राकृत किसको कहते हैं, ये खासकर लिसानियात में इस लफ्ज के ताल्लुक से जहन नशीन कर लेना चाहिए कि अवामी जबान को प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत से मुराद कोई जबान एक जबान नहीं है, बल्कि अवाम की जबान, अवाम की जबान को प्राकृत कहते हैं, जो थोड़े थोड़े फर्क के साथ मुख्तलिफ रस्मुल खत, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से, रस्मुल खत मतलब लिखने का तरीका, थोड़े थोड़े फर्क के साथ मुख्तलिफ रस्मुल खत में लिखी जाती हैं। उसके नमूने जो है हमको प्राकृत के नमूने जो है जैन मत, बुद्ध मत और अशोक की लाटों में भी हमको पाए जाते हैं। खासकर प्राकृतें जो है, 5 प्राकृतें बहुत मशहूर हुई। प्राकृत मालूम है ना, अवामी जबान को कहते हैं जो थोड़े थोड़े फर्क के साथ मुख्तलिफ रस्मुल खत में लिखी जाती हैं। हिंदुस्तानी तारीख में 5 प्राकृतें काफी मशहूर हुई, जिसके ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर हम देखेंगे कि 5 प्राकृतों में कौन सी पहली प्राकृत थी, महाराष्ट्री। महाराष्ट्र क्या है, प्राकृत एक जबान है, वो भी प्राकृत जबान महाराष्ट्री। ये शोरसेनी जबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। अदबी जबान का मुकाम हासिल हुआ उसको, और उसमें अदब भी तकलीफ हुआ। कौन सी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत। उसके बाद है शोरसेनी, ये मथुरा दिल्ली का जो इलाका है, ये मथुरा दो आबा के इलाके की जबान थी, इस पर संस्कृत का गहरा असर था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक बाकायदा जबान थी, शोरसेनी। एक और जबान है प्राकृत की, मागधी। ये जुनूब बिहार में इस्तेमाल की जाती थी। यह इलाका आर्याओं से बहुत दूर था, इसलिए उसको पस्त दर्जे की जबान कहा जाता था। उसके साथ चौथी है अर्ध मागधी। ये शोरसेनी और मागधी के दरमियाने इलाके की जबान थी। गौतम बुद्ध और महावीर ने इसी जबान को अपनाया। ये शाही खानदान की जबान थी, इसलिए महदूद हो गई, मगर दूसरी जबानों पर असरअंदाज होती रही। ये उस दौर की मियारी जबान थी। आखिरी प्राकृत कौन सी है, पिशाची। तेलुगु जानने वाले आप लोग हैं, पिशाची किसको कहते हैं, कच्चा गोश्त खाने वालों को पिशाची कहा जाता है। ये जो है अवामी एतबार से, अवाम जो जबान इस्तेमाल करते थे उस एतबार से नाम दिया जाता था। अवाम की बोलियां हैं, अवाम की जबानें ही है। ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत है। शाही सरपरस्ती के बाइश ये गंधार की बोली और मेयारी जबान भी मानी गई थी। यहां अब तक 5 प्राकृतें हमने देखी। अपभ्रंश देखिए, अपभ्रंश किसको कहते हैं, जब कोई प्राकृत अदबी जबान बन जाती है, जब कोई प्राकृत अवामी बोली, अवामी जबान ही प्राकृत कहते हैं। जब कोई अवामी बोली यानी प्राकृत अदबी जबान बन जाती है तो अवाम का उससे रिश्ता टूट जाता है और अवाम किसी और बोली की जानिब माइल हो जाते हैं, जो कि कई जबानों का मुरक्कब होती है। अदबी लोग इस बोली जबान को हकारत की नजर से देखते हैं और उसको अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश से मुराद बिगड़ी हुई जबान। किसी जबान पर पाबंदी लगने के बाद अवाम जो बोली इस्तेमाल करते थे
उसको हम क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई जबान की शक्ल को अपभ्रंश। अगर कोई अपभ्रंश और तरक्की याफ्ता करते हुए अदब तख्लीक हुआ, वो अरबी जबान बन गई, फिर दूसरी अपभ्रंश आ जाती। अपभ्रंश किसी एक जबान का नाम नहीं है, बल्कि जो भी जबान बिगड़ जाती है उसको क्या कहते हैं, हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश से मुराद बिगड़ी हुई जबान है। लेकिन यही अपभ्रंश जब तरक्की करने लगी तो तालीम याफ्ता तबका उसकी जानिब माइल होता। शुरू में तालीम याफ्ता तबका उसको नजरअंदाज करता, हिकारत की नजर से देखता, उसको अपभ्रंश कहता। लेकिन वही अपभ्रंश जब तरक्की करती तो तालीम याफ्ता तबका उसकी जानिब माइल होता और उसको अदबी व मियारी जबान मान लेते। इस तरह हिंदुस्तान में कई अपभ्रंशें वजूद में आई। खासकर देखिए कि अपभ्रंशों की शक्लें ही है। शोरशीनी अपभ्रंश, खड़ी बोली उर्दू। दो आबा शोरशीनी प्राकृत का इलाका, दो आबा जो इलाका है वो शोरशीनी प्राकृत का इलाका था। जल्द ही उसने शोरशीनी अपभ्रंश का रूप इख्तियार कर लिया और 200 वर्षों के अंदर शुमाली हिंदुस्तान में फैल गई और उसको खड़ी बोली के नाम से शोहरत मिली। देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरशीनी अपभ्रंश, शोरशीनी अपभ्रंश से खड़ी बोली, खड़ी बोली से उर्दू। ये जो है उर्दू का जबान का आगाज व इर्तिका है। कहां से शुरू हो रहा है, संस्कृत से शुरू होकर उर्दू तक की ये पूरी तारीख है। राइट, शुमाली हिंदुस्तान में फैल गई और उसको खड़ी बोली के नाम से शोहरत मिली। 10वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ आई तो इसमें अरबी और फारसी के अल्फाज दाखिल हुए और उर्दू जबान वजूद में आई। मतलब मुसलमान आने के बाद उर्दू जबान वजूद में नहीं आई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, उर्दू, मुसलमान आने की वजह से इसमें अरबी और उर्दू के अल्फाज जो है दाखिल हुए। और यही नजरिया भी किसका है, मसूद हुसैन खां का है। उर्दू जबान बाहर की जबान है, मुसलमान लाए, ऐसा नहीं है, यही की जबान थी उर्दू। इस पर जो है फारसी और अरबी के असरात जो है इस पर शामिल हुए। अब देखेंगे हम, अब तक देखेंगे हम लिसानी एतबार से उर्दू जबान, अब तक देखेंगे खड़ी बोली से उर्दू। अब उर्दू के जो मुख्तलिफ नाम हैं, उर्दू जो शेर व अदब परवान चढ़ा, उर्दू में जो है शुरू में कैसा लिखते थे, शेर व शायरी किस तरीके की थी, उर्दू खालिस उर्दू थी या उसमें कोई मकामी जबानों के अल्फाज दाखिल थे, उर्दू कैसे निखर कर मौजूदा सूरत में आई, उस ताल्लुक से हम इर्तिका के ताल्लुक से अब देखेंगे। उस वक्त मुसलमानों के काफिले पंजाब से दिल्ली पहुंचते थे। मुकामी बाशिंदों के मेल मिलाप से उस जबान की इमारत उठती चली गई, उसको कई नामों से याद किया जाने लगा। यानी उर्दू के जो कदीम नाम है, हिंदी, हिंदवी, रेख्ता वगैरह, फिर उसका नाम उर्दू करार पाया। उर्दू के कदीम नाम क्या है, हिंदी, हिंदवी, रेख्ता वगैरह। पंजाब से आए मुसलमान, दिल्ली में रहे, उसके बाद ये जबानें तरक्की करती गई। उस जमाने में फारसी और तुर्की के शोरा भी अवामी जबान उर्दू में शायरी करने लगे थे। जो मुसलमान बाहर से आए थे उनकी जबान कौन सी थी, या तो फारसी थी या तो तुर्की थी। फारसी और तुर्की छोड़कर अवामी जबान कौन सी थी, यहाँ लोकल जो लैंग्वेज बात करते थे वो उर्दू थी। तो उर्दू, तुर्की और फारसी शायरी के साथ साथ जो बाहर से शोरा आए थे वो लोग जो है अपनी जबान फारसी तुर्की के साथ उर्दू में भी शेर शायरी की। उर्दू कहाँ, मुकामी जबान थी। एक नाम ख्वाजा मसूद सलमान का मिलता है, जिनका इंतकाल 1125 या 30 के दरमियान में हुआ, जिन्होंने फारसी, तुर्की और मुकामी जबान में शायरी की। उसके बाद हजरत अमीर खुसरो का नाम आता है, जिनके गीतों पर ब्रिज भाषा और पहेलियां और कहमकनियों में खड़ी बोली का ज्यादा असर नजर आता है। खासकर अमीर खुसरो की शायरी के ताल्लुक से देखेंगे तो देखिए एक शेर कहता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। इसमें जो है उर्दू के साथ साथ ब्रिज भाषा और बोलियों के अल्फाज इसमें हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भाई सौदेश। उनकी एक पहेली है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों और वो थाल फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। ये पहेलियां हैं जो हम खेला करते हैं पहेली। इस पहेली का जवाब आप सोचिए, बताइए कि क्या हो सकता है। देखिए, चारों और थाल फिर से भरे, मोती उससे एक ना भरा। आप सोच सकते हैं इस पहेली का क्या है, आंसर क्या है, जवाब क्या है, आसमान है और तारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो का जमाना खलजी और तुगलक खानदानों का जमाना था। अमीर खुसरो का जो अहद था, जो जमाना था, खलजी और तुगलक खानदानों का जमाना था। उस जमाने में फारसी में कई किताबें लिखी जा रही थी। उस दौर के मदरसों में फारसी की किताबें पढ़ाई जाती थी, मगर उर्दू में उसको समझाया जाता था। जबानी एतबार से देखिए कि जो जबान आई तो फारसी की जबान किताबें लिखी जाती थी, लेकिन मुकामी जबान उर्दू थी।
फारसी की किताब पढ़ाते ही उर्दू में समझाना पड़ता था। उर्दू में क्यों समझाना पड़ता था? उर्दू में इसलिए समझाना पड़ता था कि उर्दू यहाँ की मुकामी जबान थी, क्योंकि उर्दू यहाँ की मुकामी जबान थी। उर्दू की तरक्की में इन चीजों के साथ साथ जो है खासकर 3 तरह के लोग काफी अहमियत रखते हैं। एक है फौज, दूसरा है औलिया इकराम, तीसरे हैं बुजुर्ग। यानी फौज जो पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से दक्कन, दौलताबाद, दौलताबाद, आप तारीख पढ़ेंगे तो जो है तुगलक ने दिल्ली से लेकर पाए तक तो दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, इस तब्दीली में क्या हुआ, फौज के जो लोग थे दिल्ली से दौलताबाद दक्कन आए, फिर दक्कन से शुमाल गए, फिर कहीं लोग रुक गए, तो फौज के जरिए से भी जबान जो है फैलती रहती है, क्योंकि फौज में हर कौम के लोग, हर जगह के लोग होते हैं और वो लोग मकामी जबान भी बात करते हैं, अपने असरात भी डालते हैं। इसके साथ साथ उर्दू की तरक्की में औलिया इकराम, खासकर शेख फरीदुद्दीन गंज रहमतुल्लाह अलैह शकर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबू अली खलिंदर पानीपती, इन तमाम औलिया इकराम ने अपने मजहब की इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए जो है उर्दू जबान में इस्तेमाल करते थे, उर्दू जबान इस्तेमाल करे थे, जिसके जरिए से भी जो है औलिया इकराम का बहुत बड़ा असर रहा उर्दू जबान पर, उर्दू जबान की तरक्की पर औलिया का बहुत असर है। इसके साथ साथ नामदेव, कबीर, गुरु नानक जैसे बुजुर्गान दीन भी, बुजुर्ग लोगों ने भी उर्दू जबान की तरक्की में काफी अहमियत रखते हैं। अब चलिए चलते हैं हम उर्दू दक्कन की तरफ। फौज के जरिए जब उर्दू दक्कन का रुख किया, यानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद गई, तो वहां जो उर्दू वहां भी पहुंची, दक्कन पहुंची, लेकिन दक्कन में कौन सी जबानें बात की जाती थी? द्रविड़ जबान की वजह से यह द्रविड़ियन जबानें थी, इस वजह से महदूद हो गई, लेकिन अलग डगर पर चलते हुए अदब यहाँ पे भी तख्लीक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दक्कन में जो है द्रविड़ियन जबानें थी। लेकिन जब आगे चलकर बहमनी सल्तनत के 5 टुकड़े हो गए, यानी कुतुब शाह, आदिल शाह, बीदर शाह, बरार शाह, 5 सल्तनतें कायम हो गई, तो उसमें जो है कुतुब शाह और आदिल शाहों ने उर्दू जबान को, दकनियात को, दकनी को शाही सरपरस्ती का हासिल हुई और यहाँ पर जो है दकनी अदब तख्लीक पाना शुरू हुआ। इस तरीके से जो है उर्दू जबान और तरक्की करी। शुमाल में फारसी सरकारी जबान थी, मगर अवाम मुकामी जबान उर्दू इस्तेमाल करते थे। उसको शेर व शायर तफरीह, उसको शुअरा तफरीह के लिए कभी कभी एक आध शेर उर्दू में कह लेते थे। शुमाल में सरकारी जबान थी वो फारसी थी, लेकिन मुकामी जबान जो है उर्दू थी, लेकिन वहां के शुअरा जो है फारसी में शायरी करते थे, कभी कभी उर्दू में भी शेर कह लिया करते थे। इस मौके पर वली के सफर दिल्ली के बाद लिसानी हालात बहुत तब्दील हो गए। आप तलबा को मालूम होगा कि वली ने जब 1700 में दक्कन से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जो है सादुल्लाह गुलशन के कहने पर उसमें फारसी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दकनियात को थोड़ा मियारी बना दिया। फिर बाद में जो है वली दोबारा दिल्ली पहुंचते हैं, जिस वक्त उनका दीवान भी पहुंचता है, बहुत सारी तब्दीलियां वहां आती हैं, आगे चलकर हम देखेंगे। अब देखेंगे उर्दू जबान का इर्तिका। देखिए कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी राणा तंगा को शिकस्त देकर एक मुस्तहकम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। आगे चलकर अकबर और जहांगीर के जमाने में उर्दू एक मियारी और क्लासिकी जबान बन गई। शाहजहां के दौर में चंद्रभान ब्राह्मण का यह शेर देखिए कि खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है, न साकी है, न शीशा है, न प्याला है। देखिए कि चंद्रभान ब्राह्मण का यह शेर उस जमाने का है। औरंगजेब के जमाने में जबान उर्दू मदरसों और मकतबों में पढ़ाई जाती थी। औरंगजेब ने जब दक्कन फतह किया तो शुमाल और जुनूब का जो फर्क था, जुनूब अलग शुमाल अलग, वो मिट गया और उर्दू ने फारसी की जगह ले ली। इस सिलसिले में खासकर याद रखना दिल्ली का सफर, अब जैसे ही मैंने कहा कि वली ने दिल्ली का सफर पहली मरतबा 1700 में किया, दूसरी बार जो है उन्होंने पहली बार किया तो उस्ताद गुलशन ने, सादुल्लाह गुलशन ने उनको क्या कहा, फारसी के अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। दोबारा जब आकर 1719 में दोबारा गए, वहां देखने के बाद वहां के शोरा जो अब तक फारसी में शायरी कर रहे थे, अरे देखिए कि इस बोली में, इस उर्दू में भी शायरी होती है, चलिए हम भी कोशिश करते हैं। चुनांचे उस दौर में दोबारा जब दीवान पहुंचा वली का 1719 में, बहुत सारे शोरा जिन्होंने अब तक फारसी शायरी कर रहे थे, फारसी को तर्क करते हुए उर्दू के जानिब माइल हुए। उसमें खासकर शाह हातिम, शाह मुबारक आबरू, मिर्जा मजहर जाना जाना वगैरह काफी मशहूर हैं, जिन्होंने फारसी के साथ साथ उर्दू में शायरी की। अब जैसे ही उर्दू में शायरी करनी शुरू हुई, बहुत सारे शोरा फारसी को तर्क करे और उर्दू की जानिब माइल हुए। उसमें खासकर मीर तखमीर, सौदा और दद, उर्दू का सुनहरी दौर का आगाज होता है इन शोरा की वजह से। लेकिन अचानक फिर अहमद शाह अब्दाली, दूसरों के बैरूनी हमले, मुकामी गारतगिरी, झगड़े बहुत कुछ होने की वजह से दिल्ली बर्बाद हो गई। फिर जो है दिल्ली से उर्दू कहाँ चली, लखनऊ चली गई।
फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से जब आबाद होनी शुरू हुई तो उर्दू का एक सुनहरी दौर आता है, जिसके शायर अहम शोरा हैं मोमिन, गालिब, ज़ौक़ ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी। और उसी दौर में जो है शेर व शायरी के साथ दास्तानें भी लिखी जाने लगी। जब 1857 का गदर हुआ, दिल्ली मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई और लखनऊ आबाद हुआ, वहां पर जो है उर्दू अदब परवान चढ़ने लगा। वहां से 1857 के बाद से उर्दू शायरी का, उर्दू नसर का, मुकम्मल तौर पर उर्दू अदब का अहद जदीद का आगाज होता है। तो अजीज तलबा, ये रही हमारे उर्दू जबान के आगाज व इर्तिका के ताल्लुक से जो नजरियात हमने पेश किए हैं, एक के ताल्लुक से तफसील से बात करें हैं और अब तक के लिसानी तारीख भी हमने देखा है। अगर आप मजीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन यूट्यूब लिंक्स के जरिए से हासिल कर सकते हैं। खासकर उर्दू की लिसानी तश्कील जो मिर्जा खलील अहमद बेग है, उस किताब का भी आप मुताला कर सकते हैं।